की भावी सरकार यानी मोदी सरकार गंगा का उद्धार करेंगे और साथ ही गंगा के नाम से एक मंत्रालय का निर्माण भी करेंगे। मोदी सरकार के राज्य में अब सब पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं देश की सबसे बड़ी नदियों में शामिल गंगा नदी के घटते प्रवाह और लगातार बढ़ते प्रदूषण से चिंतित मोदी एक अलग मंत्रालय बना सकते हैं। केंद्र में जल्द सत्तारूढ़ होने वाली नरेंद्र मोदी सरकार में नए गंगा मंत्रालय के गठन के लिए होमवर्क शुरू हो गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने गंगा मंत्रालय की रूपरेखा बनानी शुरू भी कर दी है, ताकि गंगा की अविरलता, निर्मलता से जुड़े मसलों पर तेजी से काम हो सके। इस मामले पर दिल्ली में होने वाली मिशन क्लीन गंगा की बैठक में गंगा के लिए अलग मंत्रालय का प्रस्ताव रखा जाएगा। गंगा की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाए जाने के भी संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली में होने वाली मिशन क्लीन गंगा की अहम बैठक के लिए रवाना होने से पहले राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने इसी बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले गंगा पर बड़ा होमवर्क शुरू हो गया है। इसमें गंगा की समस्याओं और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, ऐसे गंभीर मसलों पर चर्चा होने के आसार है। प्रोफेसर त्रिपाठी ने बताया कि गंगा के लिए अलग मंत्रालय बनाए जाने का प्रस्ताव वह मिशन क्लीन गंगा की बैठक में रखेंगे। इस मंत्रालय का दफ्तर काशी में ही खोलने के लिए जोर दिया जाएगा, ताकि बेकार की भाग दौड़ से बचा जा सके। अब तक एनजीआरबीए पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करता रहा है, लेकिन इस मंत्रालय के पास खुद ही इतने काम है कि गंगा नदी के लिए मंत्री और अधिकारियों को समय ही नहीं मिल पाता। पिछली सरकार में एनजीआरबीए के उदासीन रहने की एक अहम वजह यह भी मानी जा सकती है। तो दूसरी तरफ मोदी की सरकार बनने पर उनसे काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनए न्यूज। पाकिस्तान में शादी से संबंधित नियमों में कुछ फेरबदल की गई है। उनके नियमों में 9 साल तक के बच्चों की शादी को जायज बताया गया है। एक तरफ दुनिया पुरानी सोच को छोड़कर आगे जा रही है, तो वहीं कुछ कट्टर और रूढ़िवादी सोच के लोग समाज को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक धार्मिक संस्था ने बाल विवाह को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि लड़कियों में यौवन के लक्षण इसी उम्र पर दिखने लगते हैं, इसलिए 9 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर देनी चाहिए। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी CII चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि समाज का कई हिस्सा ऐसा है जो काउंसिल के फैसलों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि कानून में शादी की न्यूनतम उम्र इस्लामिक कानून के हिसाब से नहीं है, इसे बदलना होगा। काउंसिल ने संसद के इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस कानून में बदलाव करने की मांग की है। शेरानी ने सिंध असेंबली द्वारा बाल विवाह के खिलाफ कानून की भी आलोचना की। CII प्रमुख ने बताया कि पिता और दादा के द्वारा शादी के लिए हामी भरने के बाद 2 नाबालिगों की शादी करवाई जा सकती है। यदि यह शादी दादा या पिता के अलावा कोई व्यक्ति ले, तो दोनों नाबालिग बालिग होने तक शादी से इनकार कर सकते हैं। शेरानी ने अपने फैसले के बारे में बताया कि निकाह किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन दुल्हन सिर्फ यौवन अवस्था में आने के बाद ही दूल्हे के साथ रह सकती है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम मैरिज लॉ 1961 में कई अनुच्छेद गैर इस्लामिक है। कानून के सेक्शन 6 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुरुष द्वारा अपनी पत्नी से दूसरी शादी की इजाजत लेना भी गैर इस्लामिक माना जाता है। हालांकि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रमुख जोहरा यूसुफ ने कहा कि महिलाएं और लड़कियों को इस देश में निशाना बनाया जाता है। इस तरह के दकियानूसी फैसलों से सिर्फ महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार ही होगा, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनए न्यूज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट को लेकर चिंता जाहिर की है और इस एशियाई देश में जल्द ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट पर चिंता जाहिर करते हुए इस एशियाई देश में जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी की अपील की है।
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड की सेना ने देश में महीनों से चल रहे राजनीतिक गतिरोध और राजधानी बैंकॉक के प्रदर्शन को देखते हुए सत्ता अपने कब्जे में कर लिया है। देश में प्रदर्शन 2013 के अंत में शुरू हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा प्रशासन को हटाने और भ्रष्टाचार विरोधी सुधार लागू करने की मांग की गई थी। सेना ने 2 दिन पहले मार्शल लॉ लागू किया था। फिर 7 मई को यिंगलक को कथित रूप से थाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सत्ता से हटा दिया था। इस तरह से थाईलैंड में सियासत की सत्ता अब सेना के हाथ में है और उस पर देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।